चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो अभी तक हमने डिस्कशंस की हैं उनको घर जाके उनको देखा है आपने, लेक्चर्स देखे हैं और जो होमवर्क असाइन किए हुए थे वो आपने जाके अटेम्प्ट किए हैं? यस सर। ओके। क्योंकि ये ज़रूरी है कि अगर आप जितने भी लेक्चर्स हैं उनको एटलीस्ट जाके एक दफ़ा रिवाइज कर लें। उनमें जो इक्वेशंस आ रही हैं स्पेसिफिकली, जो भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, आप उनकी जाके प्रैक्टिस करें ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अगर जाके वो लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो देयर इज़ नो गारंटी कि आप ना जो एग्ज़ाम्स होंगे या असेसमेंट्स होंगे आप उनको क्वालिफाई कर लेंगे। सो देन जो हमने डिस्कशंस की हैं रिलेटेड टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, आई होप ऑल द डिस्कशंस आर इन योर माइंड। एटलीस्ट जो 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 क्वालिटेटिवली जो हमने देखा है, जो लेक्चर्स में चीज़ें देखी हैं वो आपके माइंड में होंगी। इफ इफ यू कीप इन माइंड कि जितनी भी हमने डिस्कशंस की हैं सो फार रिलेटेड टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, वो सारी की सारी एक्सटर्नल फ्लोज के लिए थी। जो उसमें बाउंड्री लेयर डेवलप होती है वो बाउंड्री लेयर सारी की सारी इनडेफिनेटली इंक्रीजिंग थी, बाउंडेड नहीं थी फ्रॉम टू साइड्स। या तो वो फ्लो ओवर अ फ्लैट सरफेस था, फ्लैट प्लेट था, या फ्लो ओवर सम सिलेंड्रिकल ज्योमेट्रीज, अदर काइंड ऑफ शेप्स। इस तरह का फ्लो था, एंड दिस इज एक्सटर्नल फ्लो। और एक्सटर्नल फ्लो में क्योंकि दूसरी साइड पे जो बाउंड्री लेयर की डेवलपमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई सरफेस नहीं होती, so most of the properties that depend on the boundary layer thickness because of the variations in the velocity and similarly variations in the temperature, जो इन दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती हैं, वो सारी की सारी along the x axis वो वेरी करती हैं। तो इस हिसाब से हमने दो पैरामीटर्स को इंडिविजुअली डिफाइन किया था, दो दो टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स को। एक तो वो पैरामीटर्स जो कि एट एनी लोकेशन या एट एनी पॉइंट विद इन द बाउंड्री लेयर आप उसको डिफाइन कर सकते थे। उनको हमने लोकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, लोकल नसेल्ट नंबर, लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट या फ्रिक्शनल फोर्स, इस तरह से हमने ये टर्म्स के साथ हमने उनको रिलेट करवाया था। एंड दीज वर द लोकल प्रॉपर्टीज विद इन द बाउंड्री लेयर थिकनेस। Or for practical purposes, this is not sufficient because for practical applications, we need to define parameters in slightly more generical formulation, जो कि regardless of the position in the boundary layer, वो उस सारे फ्लो के लिए एप्लीकेबल हो। और उसके लिए इंटीग्रेट किया था पैरामीटर्स को अलोंग द सरफेस। और प्राइमरीली जो इसके लिए जो टर्म डिफाइन की थी वो एवरेज प्रॉपर्टी के नाम से थी। उसमें एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी है, एवरेज नसेल्ट नंबर भी है, एवरेज जो जो ड्रैग कोएफिशिएंट्स हैं ये भी है। तो ये एवरेज की प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन की थी। तो उस जितनी भी ये वाली इक्वेशंस डिफाइन की थी हमने, उनकी जो समरी है वो ये कपल ऑफ स्लाइड्स में है, ताकि आपको क्विकली ये दो तीन स्लाइड से आपको उनका ओवरव्यू मिल जाए। You don't need to memorize these things, these equations. Whenever you will solve the problems, you will have these equations in front of you in any form. वो आपके पास बुक की फॉर्म में हो सकती हैं, या आपके पास लेक्चर नोट्स हो सकते हैं, या इक्वेशन टेबल हो सकता है। बट मोर इम्पोर्टेंट इज यू शुड नो कि कौन सी इक्वेशन किन सिनेरियोज के लिए एप्लीकेबल है और किन सिनेरियोज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट। तो उनकी जो समरी है ये दो तीन स्लाइड्स के अंदर वो प्रेजेंट की हुई है। एंड कीप इन माइंड these are all equations which are applicable for only external flows or flows over a surface। वो surface वो different geometries की फॉर्म में हो सकती है। एंड वन थिंग मोर, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर से रिलेटेड जितने भी पहले लेक्चर्स हैं या ऑनवर्ड जो भी लेक्चर्स होंगे वो सारी की सारी जो जो
हैंड आउट्स हैं वो मैंने इसमें माइक्रोसॉफ्ट में फाइल सेक्शन में अपलोड कर दी, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड फ्रॉम दे। तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर से रिलेटेड और लेक्चर के जो जो हैंड आउट्स हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस स्लाइड पे जो आपको दिखाया हुआ है ये बेसिकली लोकल प्रॉपर्टीज हैं दैट डिपेंड्स on the position within the boundary layer. And when we talk about the position in the boundary layer, then it's important कि वहाँ पे उस position पे flow regime क्या है, whether it's a laminar flow or the turbulent flow, क्योंकि दोनों के लिए जो correlations होंगे वो different होंगे। laminar के लिए different correlations हैं और turbulent के लिए different correlations हैं for all these local properties. For example, जो drag coefficient है for laminar flow जो कि हम फ्लैट प्लेट के ऊपर कहते हैं कि if the Reynolds number is less than if the Reynolds number is less than 5 into 10 to the power 5 over a flat plate or the flat surface, तब जो flow होगा वो laminar होगा। if it's greater than 5 into 10 to the power 5 तो वो turbulent flow होगा। तो laminar flow के लिए जो drag coefficient या local नसल properties हैं, नसल numbers हैं, वो इस तरह से define करते हैं, और जो turbulent region के लिए उनके correlations ये वाले हैं। You should be clear इन दोनों के बीच में difference क्या है। Similarly जो जो ड्रैग कोएफिशिएंट है एवरेज प्रॉपर्टी जो है फॉर लैमिनार, फॉर टर्बुलेंट और फॉर कंबाइंड फ्लो बेसिकली उसको कहते हैं कि जो सरफेस है उसके कुछ रीजन में लैमिनार हो बट आफ्टर दैट रीजन इट स्टार्ट्स टर्बुलेंट फ्रॉम द ट्रांजिशन। तो जिसमें लैमिनार और टर्बुलेंट दोनों अगर कंबाइनली अलोंग द लेंथ अगर ये रिजीम्स आ जाती हैं तो वो कंबाइंड है। तो फॉर सच रिजीम जो ड्रैग कोएफिशिएंट है उसको डिफाइन करने के लिए आप ये वाली फॉर्मूलेशन यूज करेंगे। एंड इफ द फ्लैट प्लेट इज सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्म हीट फ्लक्स, कि अगर वहाँ पे लोकल सोर्स है जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहा है एंड दैट हीट इज एडेड टू द सिस्टम, तो इन दैट केस जो लोकल नसल नंबर है उसकी कैलकुलेशन आप कुछ यूज करेंगे। ठीक है, so you don't need to memorize these formulations, you just need to know कि कौन सा फार्मूला वो बेसिकली लैमिनार के लिए है और कौन सा टर्बुलेंट के लिए है। इवन this categorization will be provided to you, you just have to be concerned about it. Then for practical application local properties are not sufficient, rather we need to have average properties along the surface. तो एवरेज जो नसल नंबर होगा we will use this formulation for laminar, this formulation for turbulent, and if we have the combined flow mean in part of the plate or part of the surface it's laminar, then it transits to the transition and turbulent region. तो उस केस में जो जो नसल नंबर की डेफिनेशन है एवरेज नसल नंबर, कीप इन माइंड दीज आर एवरेज नसल numbers, and on the previous slides those were local Nusselt number. And how we determine average property from the local property? We simply integrate that property along the surface area. Surface area जो अगर one dimensional flow है, one dimensional geometry है, then we integrate along the length, और वो basically length x axis में है जिसमें बाउंड्री लेयर डेवलप होती है। तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करके जो टोटल लेंथ होती है या टोटल सरफेस एरिया है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट द एरिया इंटीग्रेशन और लेंथ इंटीग्रेशन, हम उस टोटल जो ज्योमेट्री की लेंथ होगी या एरिया होगा उस पर डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज द इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ और द एरिया दैट प्रोवाइड्स द एवरेज प्रॉपर्टी। सो जो कंबाइंड फ्लो के लिए नसल नंबर होगा वो हम कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एंड इफ यू नोटिस in all these Nusselt number definitions, Nusselt number in principle it's defined as HL over K, या अगर आप इसको in terms of words अगर कहते हैं, so Nusselt number in fact it gives us idea whether the convective heat transfer will be more effective or the conductive heat transfer will be more effective. So it differentiates between conductive and convective heat transfers.
So for convective heat transfer, we prefer to have a higher Nusselt number value because Nusselt number is the ratio of convective heat transfer to conductive heat transfer. That means convective heat transfer की value जितनी ज़्यादा होगी, Nusselt number भी उतना ही ज़्यादा होगा. And higher Nusselt number is direct indication of the higher rate of heat transfer. So in other way, अगर आप यहाँ से भी notice कर लें, Nusselt number is directly related to heat transfer coefficient. और ये बेसिकली सेम हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है जो कि हम जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में यूज करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हीट ट्रांसफर रेट एंड दैट इज एच ए इनटू डेल्टा टी. ये बेसिकली वही हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है एंड दैट आल्सो मींस कि हायर नसल नंबर वैल्यू मींस हायर heat transfer coefficient and higher heat transfer coefficient means higher rate of heat transfer due to convection. और यही हाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन हमारे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के लिए डिजायर्ड पैरामीटर होता है. एंड नसल नंबर इट डिपेंड्स ऑन two parameters. One is related to the flow and the other one is related to the development of the boundary layers. So one is the Prandtl number. Prandtl number indicates whether the momentum will be faster or the heat diffusion will be faster. So in fact, it's a ratio of diffusion of momentum to the diffusion of heat. इन दोनों चीज़ों की रेशियो है. और रेनॉल्ड्स नंबर है. रेनॉल्ड्स नंबर बेसिकली जो डायनामिक्स ऑफ फ्लो है उसको रिप्रेजेंट करता है. मींस कि जो फ्लो है वो बेसिकली हायर इनर्शियल होगा या उस पर जो विस्कस फोर्सेस होंगी वो रिटार्ड करेंगी फ्लो को और फ्लो को रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगी. सो हम उस तरह से रिकग्नाइज कर लेते हैं. सो नसल नंबर में दोनों ये चीज़ें आ जाती हैं कि जो फ्लो होगा उनकी डायनामिक्स क्या होंगी. मींस के वो ज़्यादा फास्ट होगा या कम फास्ट होगा जो कि हम रेनॉल्ड्स नंबर के साथ डिफाइन करते हैं. एंड सेकेंडली जो अगर वो फास्ट होता है तो वो बेसिकली मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा फ्लो जो है. और वो मोमेंटम हम कंपेयर करते हैं कि वो मोमेंटम ज़्यादा एक्टिव होगा उसके लिए या बेसिकली हीट फास्टली डिफ्यूज कर जाएगी. तो ये दोनों चीज़ों को मिला के हम नसल नंबर को डिफाइन कर लेते हैं. नसल नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर रिलेटेड प्रॉब्लम्स बिकॉज यही वो प्राइमरी पैरामीटर है जो कि हमें इंडिकेट करता है कि हमारा जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा वो कितना फास्ट होगा क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस के जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन है वो कितना हाई होगा. आई होप दिस इज क्लियर. Then there is another formulation if we don't have the flat plate rather we have a cylindrical geometry. जो फ्लो है वो बेसिकली cylindrical tubes या rods उसके ऊपर से है. Then we have another formulation of the Nusselt number और वो Nusselt number basically slightly complex formulation इसमें इसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे. अगेन इसमें भी सेम पैरामीटर्स हैं. वन दैट इंडिकेट्स द डायनामिक्स ऑफ फ्लो वो रेनॉल्ड्स नंबर है और अदर है जो कि काइनेटिक्स ऑफ मोमेंटम एंड हीट ट्रांसफर है उसको इंडिकेट करता है वो प्रेंटल नंबर है. यही वो दो बेसिक पैरामीटर्स हैं. बाकी ये जो फॉर्मुलेशन जितनी भी हैं नसल नंबर की ये बेसिकली रिलेशनशिप्स हैं जो कि एक सर्टन रेंज के लिए एप्लीकेबल होते हैं. वो रेंज रेनॉल्ड्स नंबर की है और साथ में प्रेंटल नंबर की है. इन रेंजेस के अलावा अगर यूज़ करते हैं then you have the chance of error in the final results. तो इन सारे फॉर्मुलेशंस को केयरफुली यूज़ करना होगा. देयर इज अनदर रिप्रेजेंटेशन कि अगर जो ज्योमेट्री है वो फ्लैट प्लेट नहीं है रेदर क्रॉस सेक्शनल ज्योमेट्रीज हैं जिसमें सिलेंडर है या स्क्वायर है तो उन दोनों के केसेस में नसल नंबर किस तरह से करेंगे. ये डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हैं. यू कैन फाइंड देम इन द टेक्स्ट बुक्स. आप इसमें से भी कोई यूज़ कर सकते हैं कि ये वाले रेनॉल्ड्स नंबर पर सर्कुलर प्लेट इन द रेंज ऑफ दिस रेनॉल्ड नंबर और ये नसल नंबर है फॉर एग्जांपल ये इस रेंज ऑफ रेनॉल्ड नंबर के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो आप ये वाली फॉर्मुलेशंस भी यूज़ कर सकते हैं. दीज आर बेसिकली हैव बीन डिराइव्ड बाय एक्सपेरिमेंटल कर्व फिटिंग सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी. एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उस पर कर्व फिट किया गया और कर्व फिट को एज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड प्रेंटल नंबर बनाया गया. तो इस तरह से ये सॉर्ट ऑफ एम्पेरिकल कह लें या कोरिलेशंस कह लें जो कि डिफरेंट ऑथर्स ने या डिफरेंट
रिसर्चर्स ने डेवलप किए हुए, एंड यू कैन फाइंड दिस इन योर टेक्स्ट बुक्स। सो ये सारी डिस्कशन थी रिलेटेड टू समरी ऑफ द इक्वेशंस। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है मोस्ट वेलकम, अदरवाइज जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इसके एग्जांपल्स हैं कि अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है रिलेटेड टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर ऑन द एक्सटर्नल सर्फेसिस और विद द एक्सटर्नल फ्लो, तो उनको कैसे टैकल करेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे। जी अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क। सर जी सर ये जो सा पेरेंटल नंबर में हमने देखा है हम्म कि वो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है और दूसरा की हीट ट्रांसफर हो रही जी जी है। सर ये मोमेंटम ट्रांसफर किस टाइप में हो रहा है ये नहीं समझ आ रही सर, कुछ विजुअलाइजेशन दिखा सकते। मोमेंटम कैसे ट्रांसफर हो रहा है या किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जी यहाँ पे आपको ये स्लाइड नजर आ रही है जिस पे एक फिगर 6.7 है। जी सर। ये फिगर आपको जो इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफर बाय बर्गमैन है उसकी बुक में से मिल जाएगी। लेट्स से अगर फिगर में इस फिगर में एक्चुअली दोनों जो प्रोफाइल्स हैं वो ड्रा की गई हैं। ये प्रोफाइल है जो कि टेम्परेचर की डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करती है कि इफ़ द सरफेस टेम्परेचर इज Ts and the fluid temperature is T infinity and Ts is greater than T infinity, तो एक्चुअली जो हीट है वो फ्रॉम द सरफेस टू द फ्लूइड इस तरफ को फ्लो करती है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड द फ्लूइड। और उसके साथ ही ये वाली है, ये बेसिकली वेलोसिटी की प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करती है। इफ द फ्लूइड इज फ्लोइंग विद द मैक्सिमम वेलोसिटी यू इन्फिनिटी, तो जो सरफेस के साथ एडजेसेंट लेयर होगी उसकी वेलोसिटी वो हम कंसिडर करते हैं कि वो ज़ीरो है। अब इसमें बेसिकली दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और एट द एंड व्हाट मैटर्स, और वो ये है कि हमारे जो हीट ट्रांसफ़र वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। लेकिन वो हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमाइज होने में दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। एक पैरामीटर तो ये इन्वॉल्व है कि ये जो वेलोसिटी है ये कितनी फास्टली अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन कर लेती है। दैट मीन्स कि आपके जो यहाँ पे जो ग्रेडियंट्स हैं ये किस तरह से मैक्सिमाइज किए जा सकते हैं, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर कि आपका जो 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 एच है, एच बेसिकली आप रिप्रेजेंट करते हैं माइनस टी टी बाई टी एक्स एट वाई इक्वल टू ज़ीरो डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, right? If I remember correct, I slightly doubt with this. Anyway, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये जो ग्रेडियंट्स हैं ये जितने मैक्सिमम होंगे उतना ही हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वो मैक्सिमाइज करना होता है। लेकिन ये ग्रेडियंट ये बेसिकली यहाँ पे जो वेलोसिटी की ग्रेडियंट है उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। विकास के जितनी भी ये जो जो एडजेसेंट लेयर्स हैं वो मिक्स अप हो जाएंगी उतना ही यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो जल्दी अटेन हो जाएगा। या यूं कह लें कि जो एडजेसेंट लेयर्स हैं बाउंड्री लेयर के सरफेस बाउंड्री लेयर के अंदर ही सरफेस के साथ वो जितनी फास्टली अपनी मैक्सिमम टेम्परेचर को अटेन कर लेते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर मीन कि फ्लूइड का टेम्परेचर टी इन्फिनिटी और सरफेस का टेम्परेचर टी एस, और इसी रीजन में जितना टेम्परेचर का ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतना ही हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें में दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। एक तो ये है कि ये जो वेलोसिटी है ये कितना फास्ट है यहाँ पे, इन अदर टर्म्स वेलोसिटी टाइम्स जो मास है ये रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम को, ठीक है। तो ये मोमेंटम कितना फास्टली डिफ्यूज हो जाता है प्राइमरीली विद इन द बाउंड्री लेयर्स, एक ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। साइमल्टेनियसली हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो एडजेसेंट लेयर्स हैं इसमें हीट कितना फास्टली डिफ्यूज होती है। तो ये दोनों पैरामीटर्स को, हीट को और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली जब कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि एट द एंड जो होगा हीट ट्रांसफर वो ज़्यादा होगा या कम होगा। तो मोमेंटम का ज़्यादा होना ये भी हमारे लिए रिक्वायरमेंट होती है और एट द सेम टाइम हीट ट्रांसफर ज़्यादा होना वो हमारे लिए एक्चुअली हम उसी की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। बट दिस इज नॉट जेनेरिकली फ्लूइड की टाइप किस तरह की है और किस तरह के वो फ्लो रिजीम में है, ठीक।
फ्लूइड की टाइप मीन्स कि इफ़ वी हैव अ गैसियस फ्लो देन जो इफेक्ट्स हैं मोमेंटम के ट्रांसपोर्ट में वो डिफरेंट होगी, मीन उसमें विस्कोसिटी होगी उसकी जो जो डिफरेंटली उसको बिहेव कर रही होगी, और इसमें जो वेलोसिटी है टर्बुलेंस की वजह से ये टर्बुलेंस क्रिएट होती है, वो डिफरेंटली बिहेव कर रही होगी। तो ये मोमेंटम के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो हीट ट्रांसफर के लिए जो उसकी कंडक्टिविटी वैल्यू होगी वो हमारी मैटर करेगी। ठीक है, तो एट द एंड इफ यू कंक्लूड, तो ये जो वेलोसिटी और जो टेम्परेचर है इनकी जो प्रोफाइल्स आती हैं इन अदर टर्म्स, जो उनकी बाउंड्री लेयर्स की थिकनेस है वेलोसिटी बाउंड्री लेयर्स की और थर्मल बाउंड्री लेयर्स की, इनकी जो रेशियो है दैट विल डिटरमिन कि ये हमारे लिए हीट ट्रांसफर के लिए कितना फिजिबल होगा। इन दोनों का कंपैरिजन जो है तो वो एक्चुअली प्रेंटल नंबर के साथ डिफाइन करते हैं। इसीलिए इफ़ यू रिमेंबर तो हमने प्रेंटल नंबर कुछ फ्लूइड्स के साथ को रिलेट किए थे कि जो जो लिक्विड मेटल्स हैं, लिक्विड मेटल्स के लिए प्रेंटल नंबर की वैल्यू बहुत कम होती है, और बहुत कम होने की वजह ये है कि जो इसमें मोमेंटम ट्रांसपोर्ट है वो रिलेटिवली कम होता है, लेकिन जो थर्मल ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, एंड वी नीड टू हैव द हाईएस्ट थर्मल ट्रांसपोर्ट या हीट ट्रांसपोर्ट, या उसकी जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस है वो बाउंड्री लेयर की थिकनेस जो जो है क्या कहते हैं थर्मल की ज़्यादा होती है और मोमेंटम की कम होती है। सो इस तरह से आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं मोमेंटम ट्रांसपोर्ट को और हीट ट्रांसपोर्ट को। सो in fact it's a diffusion of momentum to the diffusion of heat within the boundary layer that defines the Prandtl number. ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन बेसिकली फ्रॉम सरफेस टू द फ्लूइड या फ्लूइड टू द सरफेस है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप हीट की बात किस तरफ को कर रहे हैं, हायर सरफेस टेम्परेचर या हायर फ्लूइड टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, जी आपको आवाज आ रही है? यस सर। ओके, सो फिर उसके बाद है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर को किस तरह से आप डील करेंगे। जस्ट 1 सेकंड, आई विल बी बैक। सर जी, ये भी क्वेश्चन है इस पे कोई? सर मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि जोन सा हमारा है कि हीट ट्रांसफर हो रही है अपर या लोअर डायरेक्शन में, लेकिन सर वेलोसिटी का जो मोमेंटम हम कह रहे हैं वो तो नीचे की तरफ ही ट्रांसफर होगा ना सर। एक्चुअली यहाँ पे जो डिफरेंस है ना मोमेंटम और वेलोसिटी में, वो बेसिकली मास फ्लो और एनर्जी फ्लो के कंपैरिजन में है, क्योंकि ये जो सिस्टम है अगर मास फ्लो के रेफरेंस से कहें तो मास फ्लो के रेफरेंस से दिस इज ओपन सिस्टम, जो बेसिकली फ्रॉम द एक्स डायरेक्शन टू द जो बेसिकली फ्लो है इसमें फ्लो की डायरेक्शन ये वाली है। यस सर। फ्लो की डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है। जी सर। लेकिन जो वेलोसिटी का ग्रेडियंट है वो बेसिकली ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी का ग्रेडियंट नहीं है ना, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्लूइड क्या कहते हैं जो फ्लूइड वेलोसिटी है अगर वो उसको टेन कर लेती है, अदरवाइज जो वेलोसिटी ग्रेडियंट्स हैं वो बेसिकली इस डायरेक्शन में है, और जो टेम्परेचर जी ग्रेडियंट्स हैं वो भी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फ्लो बेसिकली दिस इज ओपन सिस्टम, और जो फ्लो है बेसिकली वो लेफ्ट टू राइट बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी
दिस इज क्लोज सिस्टम, क्योंकि जो एनर्जी है बेसिकली वो सरफेस, ये जो बाउंड्री है उसको क्रॉस करती है, बिकॉज दिस इज हीट फ्लो, और हीट फ्लो इज ऑलवेज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो बेसिकली उसके हिसाब से ये क्लोज सिस्टम है। लेकिन इन प्रिंसिपल जो ग्रेडियंट्स हैं, वेदर इट्स अ ओपन सिस्टम और उसमें फ्लो की डायरेक्शन ये वाली है, वेदर इट्स एनर्जी सिस्टम जिसमें जो इसके प्राइमरी डायरेक्शन है वो ये वाली है, विद रिस्पेक्ट टू ग्रेडियंट्स वो दोनों सिमिलर हैं। वो बेसिकली टुवार्ड्स द सरफेस ही है, वेदर इट्स अ मोमेंटम और इट्स अ टेम्परेचर। सर इसमें टेम्परेचर का ऊपर की तरफ नहीं होगा? यू मीन के इस तरह से हो? जी सर, क्योंकि सर हाई टेम्परेचर तो हमारा सरफेस पे है। अगर ये सरफेस टेम्परेचर है और ये जो फ्लूइड टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है, इसकी जो जो लेंथ है एरो की वो ये वाली है, इसकी लेंथ एरो की है, दिस इज हायर एरो लेंथ, दैट जी इंडिकेट्स द टी इन्फिनिटी शुड बी ग्रेटर देन टी एस। तो इफ दिस इज द केस कि जो फ्लूइड का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और जो सरफेस टेम्परेचर कम है, और प्राइमरी जो हीट ट्रांसफर है उसकी डायरेक्शन ये वाली है फ्रॉम द फ्लूइड टू द सरफेस, देन द प्रोफाइल शुड बी लाइक दिस। ठीक, इफ द सरफेस टेम्परेचर है हायर तो प्रोफाइल उसकी कुछ इस तरह से होनी चाहिए जो यहाँ पे शो की हुई है। इट डिपेंड्स कि आप हाई टेम्परेचर किस साइड पे ले रहे सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हैं। कि हमारा जो सा मोमेंटम है वो तो बॉटम की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी हाई है अपर लेवल पे, हम्म और लो लेवल पे जहाँ वहाँ हमारी वेलोसिटी लो है, तो इसी वजह से मोमेंटम का ट्रांसफर नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की हम्म तरफ। लेकिन जो सा हम्म सर हमारा जो सा टेम्परेचर बॉटम पे हमारा सबसे ज्यादा है, तो सर हम्म वो हीट पर तो ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं होगी इसकी, वेलोसिटी हम्म के अगेंस्ट नहीं होगी, मोमेंटम के अगेंस्ट टेम्परेचर की ऐसे ही होगा, एक्शन। ऐसे गिवन सिचुएशन में ऐसे ही होगा, बट ठीक हाउ सर। इट्स रिलेटेड टू प्रेंटल नंबर। ठीक सर। तो और बेसिकली सर डायरेक्शन ऐसी होगी जैसे आपने बताई है, कि वो जी जो जो बेसिकली वेलोसिटी के केस में या टेम्परेचर के केस में तो वेलोसिटी किस तरफ ज़्यादा होगी और ग्रेडियंट्स पॉजिटिव कैसे होंगे और नेगेटिव किस तरफ को होंगे। लेकिन एट द एंड प्रेंटल नंबर के लिए जो मैटर करेगा वो ये मैटर करेगा कि इसमें स्पीड किसकी है, मोमेंटम की डिफ्यूजन की ज़्यादा है या जो हीट डिफ्यूजन है उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो इन दोनों की जो रेशियो है वो रेशियो बेसिकली आप उनकी बाउंड्री लेयर की थिकनेसेस से भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर पर्टिकुलर लैमिनार रीजन तो उसका कोरिलेशन ये वाला है। तो जिसकी बाउंड्री लेयर की थिकनेस ज़्यादा होगी वो बेसिकली उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि अगर वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ज़्यादा है तो प्रेंटल नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर थर्मल बाउंड्री लेयर ज़्यादा है तो बेसिकली प्रेंटल नंबर की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो दैट्स वाई कि जो गैसेस के केस में है, गैसेस केस में वी हैव क्लोज टू वन। जो ऑयल है, ऑयल में क्योंकि विस्कस इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ऑयल के केस में, तो विस्कस इफेक्ट्स बेसिकली जो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर है उसकी जो थिकनेस है बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू मेटल्स। मेटल्स में एक्चुअली कंडक्टिविटी मेटल्स की बहुत अच्छी होती है, तो कंडक्टिविटी अच्छी होने की वजह से जो थर्मल बाउंड्री लेयर है वो बहुत अच्छी होती है। वो उसकी जो जो थर्मल बाउंड्री लेयर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, उसकी जो थिकनेस है। ठीक सर। सर बस ये एक लास्ट पॉइंट बता दें कि सर हम्म इसमें इसी के अंदर फिगर 6.7 में इसने जो सी थर्मल बाउंड्री लेयर ली हुई है, वो तो हम्म उस पूरा उसकी जो सी थिकनेस है उसने टॉप तक ली हुई है। लेकिन सर जो सी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर है उसके अंदर उसने थिकनेस कुछ पॉइंट्स पे ली हुई है, बस पहली जो सी लेयर जा रही है वहां तक, टॉप तक क्यों नहीं ली हुई सर इसने? नहीं, एक मिनट, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वाली जी सर। थिकनेस जी सर। और ये वाली थिकनेस, जी सर। ये बेसिकली जो बाउंड्री लेयर थिकनेस डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं कि जो फॉर एग्जांपल इस केस में जो जो फॉर वैल्यू ऑफ वाई, बाउंड्री लेयर थिकनेस इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई, या वाई डायरेक्शन में जो भी उसकी हाइट होगी, और वो हाइट इन सच अ वे कि जहाँ पे जो टेम्परेचर है दिस इज ऑलमोस्ट 99% ऑफ द फ्लूइड टेम्परेचर। ठीक है, ये अगर अटेन हो जाता है तो जितनी भी वो वाई की थिकनेस होगी वी सिंपली टर्म इट एज अ बाउंड्री लेयर, इनफैक्ट थर्मल बाउंड्री लेयर इन केस ऑफ टेम्परेचर। और जो वेलोसिटी है, इफ वी हैव 99% ऑफ द
फ्लूइड वेलोसिटी, तो जितनी वो थिकनेस होगी दैट इज टर्म्ड एज बाउंड्री लेयर, जो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर है। तो यहाँ पे तक ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक 99% ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी अटेन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखें दिस इज वेरी स्टीप, नियरली वर्टिकल है ये वाली लाइन। नियरली वर्टिकल यस होने का मतलब है कि जो डोमिनेंट इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक ही है बाउंड्री लेयर का, और उसके बाद जो वेलोसिटी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बट स्टिल वी हैव द चेंज स्टिल हियर। लेकिन 99% एक्चुअली जो इफेक्ट है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दिस इज ऑलमोस्ट 99% ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी। लेकिन टेम्परेचर के केस में ऑलमोस्ट स्टिल हियर जो जो टेम्परेचर होगा दिस इज 99% ऑफ द फ्लूइड टेम्परेचर। तो इसलिए यहाँ पे आप इसका ऐसे फील ऐसे हो रहा है कि जो थर्मल बाउंड्री लेयर उसकी थिकनेस ज़्यादा है और जो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर की थिकनेस है वो कम है। ये बेसिकली बाय डेफिनेशन आती है, जो कि दिस इज दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड कि 99% ऑफ द वेलोसिटी आर द टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड अगर अटेन हो जाते हैं टिल दैट बाय हाइट आर द लेंथ आर थिकनेस वी कॉल इट अ बाउंड्री लेयर। ओके सर थैंक्स। जब टाइम हो जाए मुझे बता देना क्लास का। सो नेक्स्ट इज के जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करेंगे, उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। कीप इन माइंड कि जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे रिलेटेड टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर उसमें एट दैट ऑब्जेक्टिव या तो होगा कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर रेट है वो डिटरमिन करें कि हीट कितनी ट्रांसफर होगी या डिसिपेट होगी, एक ये ऑब्जेक्टिव होगा, ये कैलकुलेट करना होगा। या ये हो सकता है कि समटाइम जो बाउंड्री लेयर्स के अंदर एट सर्टेन पॉइंट्स हमें टेम्परेचर कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, ठीक है, ये सेकंड ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या थर्डली ये हो सकता है कि हमें समटाइम हमें कैलकुलेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द सरफेस ये करनी पड़ती है जहाँ पे सर्टन हीट फ्लो हो जाए या सर्टन टेम्परेचर अटेन हो जाए, उस तक कैलकुलेशंस करनी पड़ जाए। बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट कि जितने भी कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हैं, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर बेसिकली हमारे जहाँ पे हम ज्योमेट्रीज को एक्सटेंड करते हैं या हीट को रिलीज करना होता है फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग और फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, जैसे नॉर्मली हम ये करते हैं एयर कंडीशनर में, इंडोर ले लें या आउटडोर ले लें। तो इसमें हमें डिफाइन करना होता है कि हम पाइप लाइन जो पाइप्स हैं उनकी कितनी लेंथ रखें, उसमें जो फ्लूइड की वेलोसिटीज़ हैं वो डिफाइन कर देंगी कि कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कितना होगा प्लस जो उसके ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली ये 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हमारे लिए प्राइमरी हो सकते हैं जिनकी कैलकुलेशंस करनी है। लेकिन सारों की जो कैलकुलेशन राउट है वो ऑलमोस्ट द सेम है। वो ये कि सबसे पहले हमें कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर की इक्वेशन का पता होना चाहिए जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से है कि वी डिफाइन इट लाइक एच ए डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी इज फॉर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर डिफरेंस बिटवीन सरफेस टेम्परेचर एंड द फ्लूइड टेम्परेचर और वाइस वर्सा, बिटवीन फ्लूइड टेम्परेचर एंड द सरफेस टेम्परेचर, ये डेल्टा टी होगा। इफ़ यू रिमेंबर हमने एक और थर्मल इक्वेशन भी इससे पहले थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी की हुई है, वो है Q इक्वल्स एम सी पी डेल्टा टी, ठीक है, ये वाली है। जब ये इक्वेशन अप्लाई करते हैं ये बेसिकली फ्लो कंडीशंस में होती है कि जब वी हैव सर्टेन मैस फ्लो, तो मैस फ्लो में कंट्रोल सिस्टम है जिसकी एक इनलेट स्ट्रीम है एक आउटलेट स्ट्रीम है, वो डिफाइन टी आउट ओवर हियर टी इनलेट ओवर हियर। तो डेल्टा टी आउट माइनस इन का करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं सीपी के साथ और फ्लो रेट के साथ, देन वी डिफाइन कि कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है जो कि कम हुआ है या ऐड हो गया है फॉर द फ्लोइंग स्ट्रीम। लेकिन ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में है दिस इज डेल्टा टी डिफरेंस बिटवीन सरफेस टेम्परेचर एंड द फ्लूइड टेम्परेचर। दिस इज नॉट along the x direction, rather it's along the y direction. you have to you have to be very much clear about this difference. तो सबसे पहले तो हमें ये लॉ का पता होना चाहिए। उसके बाद ये है कि ज्योमेट्री से हम सरफेस एरिया ले लेंगे, जो हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया फॉर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर होगा। लेकिन साथ में जो जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है ये कैसे डिटरमिन करते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये डिटरमिन करने के लिए वी नीड टू हैव द नसेल्ट नंबर, बिकॉज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय thermal conductive value multiply by length or the diameter, this is the dimensional parameter for the geometry, and this is equal to the Nusselt number.
ये जो ज्योमेट्री से फिक्स हो जाता है और ये ऑपरेटिंग कंडीशन से फिक्स हो जाता है, दैट मीन्स कि जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा, फॉर दैट वी नीड टू हैव द नसेल नंबर, एंड नसेल नंबर इट डिपेंड्स ऑन द रेनॉल्ड्स नंबर एंड द प्रेंटल नंबर। ठीक, जो प्रेंटल नंबर है ये ऑपरेटिंग कंडीशन और फ्लूइड के साथ फिक्स हो जाता है। इफ यू नो कि फ्लूइड क्या है और टेम्परेचर क्या है, यू कैन एग्जैक्टली टेल कि प्रेंटल नंबर की वैल्यू क्या होगी। लेकिन जो रेनॉल्ड्स नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर एक्चुअली वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन फ्लो कंडीशंस, कि वो वेलोसिटी कितनी है उसकी, जो जो क्या कहते हैं, क्या पैरामीटर विस्कोसिटी की वैल्यू है, उनसे डिफाइन होता है। वेलोसिटी और विस्कोसिटी डिफाइन करते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या होगी, एंड वेदर द फ्लूइड विल बी flowing with the laminar flow or the turbulent flow or the combined flow over the surface। और हर रेनॉल्ड्स नंबर के लिए, मीन के हर फ्लो रिजीम के लिए जो नसल नंबर के फॉर्मुलेशंस हैं वो भी डिफरेंट है, वी हैव सीन कपल ऑफ स्लाइड्स बिफोर। दैट मीन्स कि रेनॉल्ड की नंबर की कैलकुलेशन ये इंपॉर्टेंट है, और रेनॉल्ड नंबर की कैलकुलेशन के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि नसल नंबर का फॉर्मुलेशन कौन सी यूज करनी है। तो सबसे जो पहले जो काम करने वाला होगा वो रेनॉल्ड्स नंबर का ही होगा। डिटरमिन द रेनॉल्ड्स नंबर यूजिंग रॉ यू डी डी होगा या एल होगा, डिपेंडिंग अपॉन की ज्योमेट्री किस तरह की है, डिवाइडेड बाय विस्कोसिटी। When you have the Reynolds number, then go back to the thermophysical tables and determine the Prandtl number values। Prandtl number के साथ ही आपको ये वाली viscosity values भी मिल जाएगी, density values भी आपको वहीं से मिल जाएंगी। Then determine the Nusselt number। When you have the Nusselt number, determine the heat transfer coefficient, and when you have the heat transfer coefficient, determine the rate of heat transfer। ये basically sequence होगी for all calculation related to heat transfer due to convection। तो इस तरह से ये सारे प्रॉब्लम्स को डील करना होगा। जी, स्कीमेटिक क्लियर है कि किस तरह से हम कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम्स को डील करेंगे? यस सर। सो देन लेट्स सॉल्व द फर्स्ट प्रॉब्लम। और फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि एयर एट अ प्रेशर ऑफ 6 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया, and a temperature of 300 degrees Celsius, flows with a velocity of 10 meter per second over a flat plate 0.5 meter long। ये सारी बेसिकली ऑपरेटिंग कंडीशंस दे दी हैं। Estimate the cooling rate per unit width of the plate needed to maintain it at a surface temperature of 27 degrees Celsius। So we have the air flowing at a temperature 300 degrees Celsius। इसको हम T infinity कह सकते हैं, एंड वी हैव द सरफेस टेम्परेचर, दैट मीन जो डेल्टा टी होगा, डिफरेंस इन द टेम्परेचर होगा, वो 300 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस होगा। रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें चाहिए विस्कोसिटी, डेंसिटी, वेलोसिटी और जो फ्लो डायमेंशन है वो चाहिए। फ्लो डायमेंशन इज 5.5 मीटर लेंथ, velocity is 10 meter per second, and rest are the fluid properties, density and the viscosity। लेकिन जो डेंसिटी और विस्कोसिटी है, हाउ टू कैलकुलेट कि ये किन पैरामीटर्स पे, किन ऑपरेटिंग कंडीशंस पे होंगी, वेदर वी हैव टू डिटरमिन एट 300 डिग्री सेल्सियस और वी हैव टू डिटरमिन एट 27 डिग्री सेल्सियस। दिस डेंसिटी, दिस विस्कोसिटी, more than that the thermal conductivity value and maybe the Prandtl number values, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज किन कंडीशंस पे डिटरमिन करेंगे। तो जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर में वी डोंट यूज द फ्लूइड टेम्परेचर, either we don't use the surface temperature, rather we define another temperature जिसको हम फिल्म टेम्परेचर कहते हैं, and film temperature is simply average of the two। ये फिल्म टेम्परेचर डिफाइन करते हैं। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी ये इस फिल्म टेम्परेचर पे हम कैलकुलेट कर लेंगे, या डायरेक्टली हम जो ग्राफ होंगे या टेबल्स होंगे वहाँ से ले लेंगे।
Then pressure is also given over here. कुछ properties ऐसी भी हो सकती हैं जो pressure पे depend करें. We may need to use the pressure at appropriate conditions. So this is how we can visualize the problem. And what to determine कि जो rate of cooling होगा per unit width वो determine करना है. Means के watt per meter. And how we can determine उससे पहले जो table है you can consult table A4 that is given at the end of book. Appendix A में जो fourth appendix है A4 you can have the table over here for different fluids. Air के लिए है, इसी तरह different gases के लिए भी ये table है. You can determine density, heat capacity, viscosity, kinematic viscosity, conductivity, thermal diffusivity, and the Prandtl number. You can determine all these parameters from this table. So first we need to determine the film temperature, and film temperature is the average of the two, 300 plus 27 by 2. Whatever this temperature is, this came to be 437 Kelvin. और ये जो टेबल है इट्स at 437 Kelvin and जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर ये टेबल गिवन है. So at this temperature you can have viscosity, kinematic viscosity, thermal conductivity, and the Prandtl number. So 437 is between 400 and 450 degrees Celsius. You can do interpolation to determine the properties as 437, considering that you have the properties at 400 degrees Celsius and 450 degrees Celsius. आप interpolate कर सकते हैं and values को. So you will end up with the value of kinematic viscosity equal to 30.84. So it will be between these two parameters, 26.41 and 32.439. So it will be 30.84. Multiply by, here it's a 10 to the power 6, you have to invert it to make it 10 to the power minus 6. इसी तरह से यहाँ पे 10 to the power 3 है conductivity के लिए, you have to invert it to make it 10 to the power minus 3. और जो Prandtl number है, it will be between 0.69 and 0.686, that is 0.687. So this is how you can determine the thermophysical properties from this table A4. बहुत सारे ये fluids इसके लिए available है. Just go and consult this table once. But the kinematic viscosity depends on the pressure. So you can simply take the pressure ratios. कि जो operating pressure है that is 6 kilonewton per meter square. जो given pressure है that is 1 into 10 to the power 5 Newton per meter square. So you can calibrate this kinematic viscosity value with the pressure ratio. ये जो टेबल पे किस प्रेशर पे हमने डिटरमिन की है और एक्चुअली जो ऑपरेटिंग प्रेशर है multiply with the ratio of the two, you will end up with the kinematic viscosity value. So in fact, the kinematic viscosity at higher pressure is less than at compared to the viscosity value at the lower pressure. That's why we have, it's other way around. Kinematic viscosity at the lower pressure is higher value compared to at the higher pressure. So you have 5.21 into 10 to the power minus 4 at 6 into 10 to the power 3 or 6 kilonewton per meter square compared to 100 kilonewton per meter square, or 100 kilonewton per meter square पे ये it was 10 to the power minus 6 meter square per second. So we have the properties that were required for solving the problem. And next is determine the heat transfer coefficient, because we need heat transfer coefficient to calculate the rate of cooling. But heat transfer coefficient depends on the Nusselt number. First we have to calculate Nusselt number. लेकिन Nusselt number के लिए कौन सा formula use करना है? We need to know the range of the Reynolds number, whether it's in the laminar region or in the turbulent region. For laminar region, we need to use this formulation. For turbulent region, we need to use this formulation. So first, we need to determine the Reynolds number. If the Reynolds number is less than 5 into 10 to the power
5 for the flat plate, that means we are talking about the laminar region. If it's higher than this is laminar, and if it's higher than this value, then it's a turbulent. So place the value of the velocity, that is 10 meter per second, length is half meter, and the kinematic viscosity is 5.21 in 10 per minus 4 that we have just calculated at 6 kilonewton per meter square. So we have the Reynolds number value at 9597. That is far less than the critical Reynolds number के जहाँ पे flat plate के ऊपर laminar से turbulent की तरफ transition होती है flow regime की. So that means we will use the formulation of the laminar region. So laminar region के लिए जो formulation है, that is 0.664 Reynolds number per 0.5 Prandtl number 1/3. So it's over here. So Reynolds number is value is 9597. Prandtl number की value table A4 से already हम देख चुके हैं 0.687. So the Nusselt number value is 57.4. Remember, this is the average values. We are not talking about the local values. अगर local values हो तो उसके लिए pinpoint करना पड़ेगा कि at what length of x जो along the x direction है, कि यहाँ पे whether we are talking about this point or this point or this point or this point, कहाँ पे हम determine कर रहे हैं. So we are not talking about the Nusselt number as a function of x value. Rather, we just need to calculate the values for this length, 0.5 meter. So we can take average of the Nusselt number value for the whole surface. So उसके लिए जो average Nusselt number है value, this is 57.4. So now you can determine the value of heat transfer coefficient. Just place 57.4 for the Nusselt number, thermal conductivity value from the table, length half of meter. So the heat transfer coefficient is 4.18 watt per meter square per Kelvin. And once we have the heat transfer coefficient value, next is you need the length and the temperature difference. Temperature difference is between the fluid and the surface. So that is 300 minus 27 times the length half of meter times जो कि अभी 4.18 heat transfer coefficient की value calculate किया. So you have rate of cooling per unit width, make it per unit width. So per unit width it's 570 watt per meter with the heat transfer coefficient, length and the delta P. So this is rate of cooling जो कि desired था कि अगर एक flat plate के ऊपर जिसका temperature 27 डिग्री सेल्सियस है, अगर उसके ऊपर विंड ब्लो कर रही है at 300 डिग्री सेल्सियस with the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, तो इससे जो heat loss होगा from air to the surface, and that will be equal to the value 570 watts per meter or roughly half of kilowatt per meter. Is this clear? Yes, sir. So इसी तरह से आप कई सारे प्रॉब्लम्स जो हैं जी सही दोबारा बताएं लास्ट पॉइंट दोबारा रिपीट कर दीजिए. जो लास्ट पॉइंट है वो ये है जो हमने अभी डिस्कस किया है कि इन ऑपरेटिंग कंडीशंस पे कि अगर एक फ्लैट सरफेस जिसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो, उसके ऊपर विंड ब्लो कर रही हो और जो विंड का टेम्परेचर है इफ इट्स 300 डिग्री सेल्सियस या 10 मीटर पर सेकेंड, जो नॉर्मली हमारे विंड ब्लो कर रही होती है रफली उसका 10, 12, 15 मीटर पर सेकेंड यही उसकी वेलोसिटी होती है. तो वो जो हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम द विंड टू द फ्लैट सरफेस, it's not exactly wind, it's a hot air. Hot air is 300 डिग्री सेल्सियस. तो वो हॉट एयर से जो सरफेस को हीट ट्रांसफर होगा that will be 570 watt पर मीटर ऑफ द सरफेस, कि हाफ मीटर लेंथ पे 570 वाट जो हीट है वो ट्रांसफर होगी फ्रॉम द एयर टू द सरफेस. ठीक है, दिस इज द फाइनल कंक्लूजन. अगेन उसके लिए कैलकुलेशन किस तरह की है,
फर्स्ट वी कैलकुलेटेड रेनॉल्ड्स नंबर, और रेनॉल्ड्स नंबर की बेस पे डिसाइड किया है कि विच फॉर्मुलेशन ऑफ द नसल नंबर वी हैव टू यूज, उसे नसल नंबर कैलकुलेट किया। और नसल नंबर कैलकुलेशन के बाद नेक्स्ट टास्क इज टू डिटरमिन द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, और जब हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू आ गई है देन वी कैन यूज बैक दिस रिलेशनशिप, दिस इज पर मीटर लेंथ, अदरवाइज इट्स Q is HA delta D, because we are talking about per unit length, per unit width in this case, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, area is simply equal to width multiplied by length, so length is half a meter, जो कि यहाँ पे यूज किया हुआ है, and width is what we need to calculate, कि जो ये जो होगा heat transfer होगा, this is equal to Q divided by width, ठीक है, ये कैलकुलेट किया। क्लियर है? यस सर। ठीक, इसी तरह से एक और प्रॉब्लम है, इट्स अ वेरी सिमिलर प्रॉब्लम कि इंजन ऑयल एट 60 डिग्री सेल्सियस फ्लोज, okay, give me just 2 minutes. Okay, sir. Engine oil at 60 degrees Celsius flows over the upper surface of a 5-meter long flat plate whose temperature is 20 degrees Celsius with the velocity 2 meter per second. So यहाँ पे engine oil है, it's not air compared to the previous problem. Determine the rate of heat transfer per unit width of the entire plate. बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है जो कि लास्ट टाइम डील किया है, ओनली इज कि जो सरफेस का टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, जो ज्योमेट्री की लेंथ है वो डिफरेंट है, जो फ्लूइड है इट्स ऑयल दिस टाइम, इट्स नॉट एयर, और वो डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस पे है। यू विल फॉलो द सेम स्ट्रेटजी और इसी तरह से आप ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेंगे। देन दिस इज वन अनदर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, जो सॉल्व करने की स्ट्रेटजी है एग्जैक्टली यू विल डू द सेम वे, लेकिन इस प्रॉब्लम में यह है कि इफ वी हैव फ्लैट प्लेट, और फ्लैट प्लेट की जो विड्थ है इट्स 6 मीटर, और जो दूसरी डायमेंशन है वो 1.5 मीटर है, ये दो डायमेंशंस हैं। इफ द फ्लो इज इन दिस वे, तो जो हीट ट्रांसफर एप्लीकेशन हैं वो किस तरह की होगी, और अगर फ्लो की डायरेक्शन ये वाली है तो हीट ट्रांसफर की एप्लीकेशन किस तरह से होगी, किस केस में ये जो सरफेस हीट ट्रांसफर रेट है वो ज़्यादा होगा, वेदर दिस डायरेक्शन और इफ द एयर ब्लोज इन दिस डायरेक्शन। कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम वे में होगी, चलो डिफरेंस ये होगा बिकॉज जो रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करते हैं उसमें रेनॉल्ड्स नंबर में जो लेंथ है, जो बेसिकली सरफेस डायमेंशन है वो यूज़ होती है, तो जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू होगी इस डायरेक्शन में डिफरेंट होगी और इस डायरेक्शन में डिफरेंट होगी, और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू डिफरेंट होती है सो वी मे एंड अप कि एक डायरेक्शन में तो लैमिनार फ्लो हो, दूसरी डायरेक्शन में वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाए या कंबाइंड फ्लो हो जाए, कि कुछ हिस्से में लैमिनार हो उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो हो जाए। और अगर फ्लो रिजीम चेंज होती है दैट मीन्स द नसल नंबर फॉर्मुलेशन विल बी चेंज, और नसल नंबर के साथ उसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा, और एट द एंड जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो चेंज हो जाएगा। So just try this problem at home. ये पाइप के ऊपर एक प्रॉब्लम है, go back and attempt this problem, और फर्दर प्रैक्टिस के लिए आपको ये जो चैप्टर 7 है बर्गमन की बुक में, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। Go back and solve similar kind of problems related to heat transfer. Right? So that's all for today. जी सर जो लास्ट 2 लेक्चर्स हैं उनकी वीडियोस तो अपलोड कर दें, रिकॉर्डिंग